यूपीएससी ने हमसे 2023 में क्या पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। चलो पहले देखते हैं ब्लैक होल के बारे में। यार पहले भी कर रखा है, पीछे भी कर रखा है। ब्लैक होल, मैग्नेटिक डार्क कैविटी, डाइंग स्टार। डाइंग स्टार होता है ब्लैक होल। 73 का डी। पहले गलत कर देता, थोड़ी गलत कर दूंगा। द टेल कॉमेट is directed away from sun because as the comet rotates around the sun, the lighter mass of the comet is pushed away due to हटा साले को गलत है ये due to pushed away due to centrifugal force alone बोल रखा भाई ने। The tail comet is a always exist in name of in same orientation नहीं है भाई। The radiation emitted by the sun, second the comet rotate the comet rotates. The lighter mass of the comet is attracted to some star situated in the direction of tail. The radiation, इसमें स्टार आ गया, इसे काटो साले को, स्टार आ गया। द रेडिएशन एमिट बाय द, देखो इसे भी काटो, बेकार है ये। इसमें as the comet rotate around the sun, the lighter mass of the comet is pushed due to centrifugal force alone। ठीक है। पहले द रेडिएशन emitted by the sun exert radial pressure on the comet, throwing the tail away from the sun. Comet lighter and mass comet to attract star। ए और सी में से कोई एक लग रहा है भाई। As the comet rotate around the sun, ठीक है। The lighter mass of the comet is pushed away due to centrifugal force। नहीं यार, इसलिए नहीं होता। टेल मतलब उसमें आग लगती रहती है ना, पिघलता रहता है। द एक्सपर्ट द रेडिएशन एमिट बाय द सन, द exert a radial pressure on the comet, throwing its tail away from the sun। 1997 का देखते हैं सी। यस, ये दिमाग से किया है ये कोई, इसमें गोल्डी लॉक जॉन, ये बहुत सही है। दल ये भी मुझे पता है। सर्च ऑफ meteoroids contain precious metal। सर्च फॉर रिसर्च लाइट planet in outer space, region inside the earth where shale gas is available। habitat zone, the limit of habitats zone at सी 2015 का सी। नहीं तो शक नहीं, ये भी ठीक है। अब देखते हैं एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट while comet formed from frozen gas held together by rocky and metallic material। प्लेनेटॉइड है ये। 2011 में पूछा था एस्टेरॉयड, ये तो सही कर दूंगा। एस्टेरॉयड फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स while comet। अरे तेरी, सेकंड काट दो, सेकंड काट दिया। अब तीसरी पहली स्टेटमेंट पढ़नी है। एस्टेरॉयड आर रॉकी प्लैनेट while comet is formed frozen gas held together by rocky and metallic material। तीसरा क्या है, comet show percentile glowing tail while देखो टेल के ऊपर यूपीएससी ने 1997 में पूछा, देन 2011 में पूछा। comet show percentile glowing tail। अब टेल क्यों होती है, क्योंकि रेडिएशन जो सूरज से रेडिएशन निकलती है, एक्सर्ट अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट, वो कॉमेट पर रेडियल प्रेशर करती है, थ्रोइंग इज टेल अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, इसे सर्च कर लेंगे भाई, अभी समझ में नहीं आया। अब इतना तो पता है कि कॉमेट ठंडे होते हैं।
बी आंसर है इसका। यस। अब विच वन ऑफ ब्रिटल स्टार समुद्र में पाई जाती है भाई, ये ब्रिटल स्टार साला। अब देखते हैं, अब जैसे नेबुला है, ये तो गलत है नेबुला, ओनली वन आंसर है भाई इसका भी। 2023 वाले का, पल्सर, एक पल्सर न्यूट्रॉन स्टार होता है दैट फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट। पल्सर जब बनता है जब एक मैसिव स्टार, जब मैसिव स्टार भाई अपनी शक्ति खो रहा होता है और उसका फ्यूल कम हो रहा होता है, वो कोलैप्स हो रहा होता है, जब जाकर पल्सर बनता है। ठीक है। उफ 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 उफ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, सारे आंसर ठीक होते हैं तेरे भाई की, तू देख क्यों चमत्कार होगा। दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन बट बाय अ पैटर्न। दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन बट अ पैटर्न, पैटर्न बोल रहा है। दिस पैटर्न इज लाइकली रिपीटेड रख देते हो भाई, अभी काम आएगा। रिपीटेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। दिस पैटर्न विल बी लाइकली रिपीटेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एज वेल एज whenever such match the following question you asked, see if UPSC has jumbled pair. In the case we know that nebula is a giant cloud of dust, niharika nebula are giant cloud of dust and gas in space, and pulsar as the name suggests emit pulses and radiation. Most periodic bright and dim light. ए है क्या, ए आंसर है ना इसका तो। मोस्ट पीरियोडिक, ठीक है, थ्रू हैव एग्जैक्ट नॉलेज बट पल्सर वुड हैव एज, इफ यू टेक रिस्क यू शुड गो ए ऑप्शन, वन पेयर पल्सर इज करेक्टली मैच। अब जो सी सैप हेडे आर वेरिएबल स्टार डेट पल्स्ड रेगुलरली चेंजिंग ब्राइटनेस एंड साइज। ठीक है। नेबुला पता ही है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट ऑफन साइट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, दिखाई देता है स्टार फॉर्मेशन के दौरान। टाइप्स इंक्लूडिंग एमिशन, रिफ्लेक्शन, प्लेनेटरी एंड डार्क नेबुला। ठीक है। पल्सर आर रेपिडेटली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार एमिटिंग हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बिल्कुल जब ख़त्म होने वाला होता है ना कोई स्टार, जो अपन जिसके पास फ्यूल कम होता है और वो कोलैप्स होने वाला होता है, वो वाली स्थिति होती है। अब जो ये पहला था सेपहीड्स, CEPHEIDS, एक स्पेशल टाइप के तारे होते हैं जो टाइम के साथ अपनी रोशनी को बढ़ाते और घटाते हैं। इनका ये चेंज एक रेगुलर टाइम पीरियड में होता है, जैसे 1 दिन, 10 दिन या 50 दिन में। इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। टाइम लेते हैं, छक्का मारते हैं ना। मेरी खामोशी तुम्हें मेरी कामयाबी का मज़ा बता देगी, है ना। इस रिलेशन का यूज़ एस्ट्रोनॉमर दूरी, डिस्टेंस नापने के लिए करते हैं। सेफहेडे को स्टैंडर्ड कैंडल कहा जाता है क्योंकि उनकी असली ब्राइटनेस क्योंकि इनकी असली ब्राइटनेस पता होती है। ये हमें गैलेक्सीज और यूनिवर्स के साइज और एक्सपेंशन के बारे में मदद करते हैं। ठीक है। नेबुला एक बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड होता है स्पेस में। ये नए तारे बनने की जगह होता है या फिर मर चुके तारों का बचा हुआ हिस्सा होता है। या तो तारों का जन्म हुआ जब पहुंचेंगे, या फिर तारे मरने वाले में जब पहुंचेंगे। नेबुला यूनिवर्स में तारों के जन्म और मौत का इम्पोर्टेंट पार्ट है। या तो
पैदा होने पे जाएंगे या बिल्कुल मरने पे जाएंगे। एमिशन नेबुला वो होता है वो होता है जो अपनी रोशनी एमिट करता है। ये हाइड्रोजन गैस से बना होता है और नियर बाई तारे की एनर्जी से ग्लो करता है। इसका रंग जनरली लाल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन एमिशन। रिफ्लेक्शन नेबुला रिफ्लेक्शन नेबुला देखो, जो एमिशन नेबुला होता है वो हाइड्रोजन वो रोशनी देता है। ज़्यादातर रोशनी लाल रंग की होती है क्योंकि हाइड्रोजन से बना होता है, और ये बगल वाले तारे के की रोशनी से ग्लो करता है। और रिफ्लेक्शन नेबुला अपने पास की तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, खुद से लाइट नहीं देता। तारों के पास की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा, खुद से लाइट नहीं देगा। ये मोस्टली ब्लू दिखाई देते हैं। और तुम्हारा देखो, वो एमिशन नेबुला रेड और ये ब्लू, रिफ्लेक्शन नेबुला ब्लू दिखाई देते हैं क्योंकि ब्लू लाइट इजीली सेटर होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। ये तारे बनाने की प्रोसेस में जुड़ा होता है। ये देखता रहता है भाई कैसे भी तारा बना लूँ। प्लानिटरी नेबुला प्लानिटरी नेबुला एक डाइंग स्टार के आउटर लेयर होते हैं जो स्पेस में निकल जाते हैं। प्लानिटरी नेबुला डाइंग स्टार की आउटर लेयर होती हैं जो स्पेस में निकल जाती है। ये नाम मिसलीडिंग है, इसलिए प्लैनेट, लेकिन प्लैनेट से कोई रिलेशन नहीं है। ये शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई देते हैं और बाद में वाइट ड्राफ्ट छोड़ जाते हैं। डार्क नेबुला डेंस गैस और डस्ट के क्लाउड होते हैं। डेंस गैस और डस्ट के क्लाउड होते हैं जो पीछे के तारों और रोशनी को ब्लॉक करते हैं। ये खुद नहीं चमकते, इसलिए डार्क दिखते हैं और नए तारे बनने की जगह बन सकते हैं। अब देखो, नए तारे बनने की जगह तुम्हारा डार्क नेबुला बनेगा। और ये जो तुम्हारा ये प्लानिटरी नेबुला है, ये डार्क नेबुला नए तारे बनने की जगह, प्लानिटरी नेबुला जो तारा मरने वाला है उसकी जगह दिखाई देते हैं। ठीक है। अब जो पल्सर होते हैं ना, ऊपर भी पढ़ा था, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स जब कोई मैसिव स्टार कोलैप्स हो जाता है ना, तो उसका फूल और वो कोलैप्स हो जाता है जब बनते हैं। पल्सर एक प्रकार के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो अपनी एक्सिस पर तेज़ी से घूमते हैं और इनकी रेडियो वेव या एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। इनका जन्म एक मैसिव तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है। इनकी गति और सिग्नल इतने नियमित होते हैं कि ये कॉस्मिक क्लॉक जैसे काम करते हैं। कॉस्मिक क्लॉक ना एक गति से काम करती है। जैसे पल्सर, इनका इस्तेमाल समय और दूरी नापने के लिए किया जाता है। जैसे वो साला था ना तुम्हारा सेपे हेडे। अब नेबुला आर जाइंट क्लाउड एंड गैस डस्ट। ठीक है, पढ़ लिया। प्रोटोस्टार इज द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। जो स्टार फॉर्मेशन का अर्लीस्ट फेज होता है ना, वो प्रोटोस्टार होता है, फॉर्मिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड। They are emit energy. They emit energy from gravitational contraction and surrounding by dense gas and dust evolve. प्रोटोस्टार एक यंग स्टार होता है। ये नेबुला के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बनता है। इस दौरान गैस और डस्ट सेंटर में इकट्ठी होती है, जिससे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू नहीं होता, जब तक ये प्रोटोस्टार कहलाता है। ये स्टार बनने की पहली स्टेज होती है। इसमें लिख रखा है प्रोटोस्टार अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मिंग ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड। दे एमिट एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल, मतलब कंसंट्रेशन। जब ग्रेविटेशनल कंसंट्रेशन होता है तो ये एनर्जी कॉन्ट्रेस्टेशन होता है तो एनर्जी एमिट करते हैं। आर सराउंडेड बाय डेंस गैस एंड डस्ट। ये गैस और डस्ट से सराउंडिंग रहते हैं और इवॉल्व टू मेन सीक्वेंस स्टार।
और ये इवॉल्व होते हैं मेन सीक्वेंस स्टार में जब हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब जो टीटोरी स्टार होता है ये यंग होता है और ये प्री मेन सीक्वेंस स्टार विद स्ट्रॉन्ग स्टार, ये यंग स्टार होता है। ये है ना, टिटोरी पूछा, टिटोरी क्या है, यंग स्टार होता है। ये प्री मेन सीक्वेंस स्टार विद स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड एंड वेरिएबिलिटी ब्राइटनेस। दे रिप्रेजेंट अनस्टेबल ट्रांजिशनल फेज बिफोर सेटलिंग मेन सीक्वेंस। ये मेन सीक्वेंस से पहले वाला सिस्टम होता है। एक यंग लो मास प्रोटोस्टार होता है जो अभी मेन सीक्वेंस पर नहीं आया है। ये स्टार गैस डस्ट के क्लाउड से बना होता है। उनका लाइट आउटपुट इरेगुलर होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड या मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। ये स्टार इंफॉर्मेशन प्लानिटरी सिस्टम की अर्ली इंफॉर्मेशन दिखाता है। ये गैस डस्ट के क्लाउड से बना होता है। उनका लाइट आउटपुट इरेगुलर होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग स्टेलर विंड और मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है। अब अगला है ब्राउन डॉर्फ। ब्राउन डॉर्फ आर अ सब स्टेलर ऑब्जेक्ट। सब स्टेलर ऑब्जेक्ट मतलब दैट लैक सफिशेंट मास टू सस्टेन हाइड्रोजन। उसके पास लैक सफिशेंट मास होता है जो हाइड्रोजन एंड फ्यूजन के कोर को सस्टेन कर सके। दे आर दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ फेल्ड स्टार। ये एक फेल्ड स्टार के रूप में होते हैं। रेडिएटिंग रेडिएटिंग जो बेचारे फेल हो जाते हैं वो ब्राउन ड्राफ्ट कहलाते हैं। रेडिएटिंग फ्रेंटली एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को रेडिएट करते हैं। ये और जो ब्राउन ड्राफ्ट होते हैं ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्टार और प्लैनेट के बीच की कैटेगरी में आते हैं, मतलब स्टार नहीं बन पाते। इनका मास 13 से लेकर 80 जुपिटर के मास के बीच का होता है। इनमें हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं होता, इसलिए स्टार की तरह एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते। ये लो मास ऑब्जेक्ट हैं। ये अपने कोर में ड्यूटेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है और लिथियम का फ्यूज़न करते हैं। ड्यूटेरियम एंड लिथियम का फ्यूज़न करते हैं। ब्राउन ड्राफ्ट का टेम्परेचर भी स्टार की कंपैरिजन में कम होता है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन से ज़्यादा विजिबल लाइट एमिट करते हैं। कुछ लाख सालों तक फेंट ग्लो करते हैं, उसके बाद कूल होकर डार्क हो जाते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार है स्टेबल स्टार वेयर हाइड्रोजन फ्यूजन होना शुरू हो जाता है कोर में। दे रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट स्पेस ऑफ स्टार लाइफ। ये स्टार लाइफ के लॉन्गेस्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। साइज को लॉन्गेस्ट लाइफ एंड साइज विद ब्राइटनेस रैंकिंग टू स्मॉल एंड रेड ड्राफ्ट टू मैसिव ब्लू जाइंट। ठीक है। मेन सीक्वेंस स्टार मेन सीक्वेंस फेज में स्टेबल होते हैं जहाँ हाइड्रोजन फ्यूजन उनके उनके कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन होता है। ये फेज स्टार की लाइफ का सबसे लंबा पीरियड है। इस फेज में स्टार का साइज और ब्राइटनेस अलग अलग होता है। जैसे छोटे और रेड ड्राफ्ट से लेकर बड़े ब्लू जाइंट। इस फेज होता है सबसे लंबा टाइम होता है। इस टाइम जो इनका जो वो होता है साइज वो अलग अलग होता है। जैसे छोटे रेड ड्राफ्ट से लेकर ब्लू ब्लू जाइंट तक। ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं रेड सुपर जाइंट। रेड सुपर जाइंट रेड जाइंट आर स्टार डेट एक्सपेंड एंड कूल आफ्टर एग्जॉस्टिंग हाइड्रोजन इन देयर कोर। ये जब होते हैं, ये ऐसे स्टार होते हैं जो एक्सपेंड होते हैं और कूल होते हैं आफ्टर, जब इनकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है। दे आर करेक्टराइज बाय ब्लोटेड लुमिनियस अपीयरेंस। ये ब्लोटेड एंड लुमिनियस अपीयरेंस होती है इनकी। एंड आर प्री कर्सर टू प्लानिटरी नेबुला एंड सुपरनोवा। ये प्लानिटरी इसके बाद रेड सुपर जाइंट के बाद प्लानिटरी नेबुला एंड सुपरनोवा होने वाला है। सुपर जाइंट आर मैसिव स्टार जिनका सोलर मास 10 से लेकर 70 सोलर मास होता है। इन द लेटर स्टेज ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन करेक्टराइज बाय इमेंस साइज एंड ल्यूमिनिसिटी। ठीक है। ये बहुत बड़ा साइज होता है और ल्यूमिनिसिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे ऑफन लैंड देयर लाइफ एज ए सुपरनोवा, लीव बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। ये भी सुपरनोवा बनते हैं, पर ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बन जाते हैं। हाइपर जाइंट
हाइपर जाइंट आर मोस्ट मैसिव एंड लूमिनियस स्टार एक्सीडिंग 100 सोलर मास से ज़्यादा मास होता है, विद एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ मास लॉस ड्यू टू स्टेलर विंड। ये अपना बहुत सारा मास खो देते हैं स्टेलर विंड की वजह से। एग्जाम्पल आई एग्जाम्पल वी वाई कैनिस मेजोरिस, ईटीए कर्निया, ठीक है। वाइट ड्राफ आर डेंस स्टेलर रिमेंट ऑफ लो टू मीडियम मास स्टार। वाइट ड्राफ एक तरह के स्टार होते हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं जब एक मध्यंतर स्टार अपना सारा फ्यूल खत्म कर लेता है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं जब एक मध्यंतर स्टार अपना सारा फ्यूल खत्म कर लेता है। वाइट ड्वार्फ एक ऐसे स्टार होते हैं जो अपनी लाइफ के एंड में पहुंच जाते हैं जब एक मीडियम साइज स्टार अपना सारा फ्यूल ख़त्म कर लेता है। वो श्रिंक होकर छोटा और डेंस हो जाते हैं। ये थोड़ा लाइट देता है, लेकिन इनमें कोई न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता। लाइट देता है पर न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता, ख़त्म हो जाते हैं बेचारे। वाइट ड्वार्फ आर dense and stellar remnant of low to medium mass star that exhaust their nuclear field। ये वही बात बोल रखी है। सपोर्ट अगेंस्ट फर्दर कोलेप्स बाय इलेक्ट्रॉन डिग्रेंस प्रेशर, डीजनरेसी प्रेशर, ठीक है। अब ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ो। सुपरनोवा सुपरनोवा आर एक्सप्लोसिव इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ मैसिव स्टार। जब मैसिव स्टार खत्म हो जाता है तो सुपरनोवा होते हैं। डिस्पर्सन हैवी एलिमेंट इन स्पेस, बहुत ज़्यादा कचरा फैल जाता है स्पेस के अंदर। दे लीव बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल एंड सुपरनोवा रिमेन लाइक कार्ब नेबुला। अब ये अपने पीछे ब्लैक होल छोड़ देते हैं और न्यूट्रॉन स्टार छोड़ देते हैं और कार्ब नेबुला छोड़ देते हैं। न्यूट्रॉन स्टार पढ़ लिया था ऊपर, फिर भी पढ़ रहे हैं। स्टार आर अल्ट्रा डेंस एंड रिमेनेंट ऑफ मैसिव स्टार। साला एक कचरा होता है मरे हुए तारे का। कोलेप्स आफ्टर सुपरनोवा, वो जो सुपरनोवा से मर जाता है। कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कंपोज्ड ऑलमोस्ट ये न्यूट्रॉन से बना होता है। दे आर इंक्रेडिबली कॉम्पैक्ट, ये बहुत चिपके हुए होते हैं। विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, इनका रेडियस 10 किलोमीटर का होता है। पोसेस इमेंस ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी बहुत तगड़ी ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। पल्सर और हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग पाइप, पल्सर भी तो न्यूट्रॉन स्टार ही है, एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है पल्सर। हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार एमिटिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम छोड़ता है रेडिएशन फ्रॉम देयर पोल्स, अपने पोल्स से। दीज बीम अपेयर एज periodically pulses, ये जो बीम होती हैं ये पीरियोडिकली पल्स होती हैं। वैन ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ, जब अर्थ से देखोगे। विद रोटेशन पीरियड रैंकिंग फ्रॉम मिलीसेकंड टू स्पीड, मिलीसेकंड विद रोटेशन पीरियड रैंकिंग फ्रॉम मिलीसेकंड टू सेकंड। इनका रोटेशन पीरियड रैंकिंग होता है। अब रैंकिंग मतलब देख लेते हैं क्या होता है। इनका जो रोटेशन पीरियड होता है ये मिली सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक होता है। मैग्नेटिक स्टार टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, मैग्नेटिक स्टार भी टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये एक्सरे गामा रेस छोड़ते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिके एंड एसोसिएटेड विद फिनोमेना लाइक सॉफ्ट गामा रिसेप्टर। ये इनका ये जुड़े होते हैं सॉफ्ट गामा रिसेप्टर से। एना एनोमर्गलस एक्सरे पल्सर, इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं ये। ब्लैक होल आर रीजन ऑफ स्पेस टाइम विद ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे नॉट इवन लाइट कैन स्केप, लाइट में छुप जाती है। दे फॉर्म फ्रॉम द कोलेप्स ऑफ मैसिव स्टार, जब कोई मैसिव स्टार मर जाता है जब ये बनते हैं। वाया मर्जर या फिर जो मैसिव स्टार से मर्जर कर लेता है। ऑफन सराउंडेड बाय
एक्सक्रेशन डिस्क, इनके आसपास एक डिस्क चलती रहती है, बहुत तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। सेंटोर्स SENTOR सेंटोर आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एस्टेरॉयड एंड कॉमेट। जो 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 ये जरूरी है भाई, सेंटोर्स ये स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर एस्टेरॉयड एंड कॉमेट दोनों की खासियत होती है। ऑर्बिटिंग बिटवीन जुपिटर टू नेपच्यून, ये जुपिटर और नेपच्यून के बीच में घूमते हैं। दे कंपोस्ट ऑफ रॉक एंड आइस विद सम सोकेसिंग, इनके अंदर रॉक एंड आइस दोनों से बने होते हैं। कुछ कुछ ये कॉमेट लाइक एक्टिविटी व्हेन नियर द सन, ये कुछ कॉमेट लाइक एक्टिविटी करते हैं जब सन के पास जाते हैं। इसका एक उदाहरण है शिरोन एंड पोलस। सिरियन एंड पोलस इनका उदाहरण है। क्वासर एक्सट्रीमली लुमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई पावर्ड क्वासर। क्वासर बहुत ही ब्राइट एंड एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट होता है जो गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल से जुड़े होते हैं जो सराउंडिंग गैस को खाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्वासर इतने ब्राइट होते हैं कि वो पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा रोशनी देते हैं। ये ब्लैक होल से जुड़े होते हैं जो सराउंडिंग गैस को खा देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्वासर आर एक्सट्रीमली लुमिनियस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, ये एक्टिव गैलेक्सी न्यूक्लियर पावर्ड बाय एक्सक्रेशन ऑफ ऑनटो सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास होते हैं। दे एमिट वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम among the most among most distant observable object are the most। क्वासर जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब जितनी भी चीज़ें हम देख चुके हैं दुनिया में, सबसे दूर क्वासर ही पाए जाते हैं। अब सुपर अर्थ आर एक्सो प्लैनेट विद मास ऑफ 1 in 10 टाइम ऑफ अर्थ, है ना। ये मतलब अर्थ से बहुत बड़ा है। ऑफन रॉकी एंड गैस रिच, दे फाउंड एडवर्स इन्वायरमेंट में होस्ट कंडीशन सुटेबल फॉर अर्थ से बड़ा होता है जहाँ रॉकी होता है और गैसेस होता है। क्या पता ये अर्थ के पृथ्वी के लोगों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बन सके।